Hello everyone, welcome to my channel Rudy's the Legal World. So today we are doing GRMC का second chapter which is legislative framework of COGO. So we are just heading towards our first introductory part. Legislative framework of COGO में कौन कौन आता है? तो सारी कंपनीज आ जाती है, वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो. देन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाता है, इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आ जाता है. कंपनीज जो है वो कंपनी एक्ट 13 एंड सेबी ऑर्डर को फॉलो करेगी, वेर एज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है वो DPE गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे. बैंकिंग सेक्टर जो है RBI को फॉलो करेगा और इंश्योरेंस कंपनी जो है वो IRDAI लॉ को फॉलो करेगा. देन वी हैव गॉट इज़ कि कंपनीज जो है वो रेगुलेट होती है और रजिस्टर होती है मेजरली बाय कंपनीज एक्ट 2013. वी ऑल नो दैट. उसके बाद यहाँ पर हमको बताया जा रहा है कि लिस्टेड एंटिटी रेगुलेटेड बाय सेबी, ये भी पता है. अदर लेगिस्लेशंस भी होते हैं, इनको छोड़ के अदर लेगिस्लेशन भी होते हैं. जैसे ये ना एक्चुअली अगर आप ले लो ना तो ये अपने समवेदी कोर्स का एक ओवरव्यू आप ले सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो अपने को एग्जाम में चैप्टर थे उसके हिसाब से आप पढ़ सकते हो. कॉम्पिटिशन एक्ट, तो ये सारे भी लेगिस्लेशंस होते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, लेबर लॉज, एनवायरमेंटल लॉ, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज. So ensures good corporate governance in good corporate governance in corporate. तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि कॉरपोरेट में गुड कोगो हमको अगर चाहिए तो ये सारी लोग, जैसे कंपटीशन एक्ट हो गए, ये सारी चीज़ें जैसे कंपटीशन एक्ट हो गई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हो गए, लेबर लॉज हो गए, एनवायरमेंटल लॉज हो गए, IBC हो गया, तो ये इंश्योर करता है गुड कोगो इन कॉरपोरेट. So this one is important. This only one this question important, which is provisions of Companies Act 13 related to COGO. मतलब कंपनीज एक्ट 2013 कोगो के बारे में क्या बोलना चाह रही है, रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, प्रोविजंस क्या है कंपनीज एक्ट का रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है. तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड वुमेन डायरेक्टर एंड होल टाइम KMP, ये आप ऐसे याद रख सकते हो. अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ID बोलते हैं एंड वुमेन डायरेक्टर एंड KMP. ठीक है. तो इन लोगों को अपॉइंटमेंट करने के लिए कोगो दे रही है कौन, कंपनीज एक्ट. अपॉइंटमेंट करने के लिए ID, वुमेन डायरेक्टर एंड KMP का. रिस्ट्रिक्शन रख रही है ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. ठीक है, इतना समझ में आ गया. फिर RPT है, यहाँ पर कहीं RPT होगा. RPT कंप्लायंसेस ऑफ RPT एंड विजिल मैकेनिज्म बता रही है. ठीक है, समझ आ रही है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कौन से किसके कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑडिट कमेटी, NRC, CSR कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नाफरा. तो ये भी अपने को कौन बता रहे हैं, कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो अपने को दे रही है प्रोविजंस रिलेटेड टू दिस वन. देन वोटिंग. देन टू अदर थिंग विच इज सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में भी कंपनीज एक्ट अपना राय रख रहा है. एंड स्ट्रिक्टर प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बता रहा है फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट. एंड दो और है विच इज़ परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स कमेटी एंड एनहांस डिस्क्लोजर इन बोर्ड एंड एनुअल रिपोर्ट. अच्छा, ये चीज़ ऐसी है ना कि पढ़ने से समझ में नहीं आएगी. मैं चाह रही हूँ आप इसको 2 से 3 बार देखें, पढ़े, समझे. ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बेटा, ये बोल रहा है कि प्रोविजंस क्या है कंपनी एक्ट का रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस. तो मैंने जो सिमिलर पॉइंट है उसको हाईलाइट किया कि अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कंपनी एक्ट बताया कि भाई अपॉइंटमेंट करना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, KMP का, वुमेन डायरेक्टर का. तो मेरी बात सुन लो. रिस्ट्रिक्शन है अपॉइंटमेंट में, रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है, मेरी बात सुन लो, कंपनी एक्ट बोल रहा है. फिर विजिल मैकेनिज्म एंड RPT के बारे में भी बता रहा है कंपनीज एक्ट. फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज़ के बारे में बता रहा है, ऑडिट कमिटी हो, नाफरा हो, CSR हो, NRC हो. वोटिंग के बारे में बता रहा है. फिर सेक्रेटरियल ऑडिट के बारे में बता रहा है और स्ट्रिक्टर प्रोसीजर रिक्वायरमेंट फॉर सेक्रेटरियल कंप्लायंसेस बता रहा है. फिर है परफॉर्मेंस एवेल्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स कमिटी. तो जो कंपनीज एक्ट का प्रोविजंस है वो परफॉर्मेंस एंड एवेल्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बारे में भी प्रोविजंस रख रहा है. एनहांस डिस्क्लोजर हो गया किसका, तो बोर्ड रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट वो बता रहा है. तो ये है प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. ओके. सो वी आर मूविंग अहेड विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ गांगुली कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया है ऑन कोगो एंड विद रिगार्ड्स टू व्हाट रिकमेंडेशन विच मे बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल बैंक्स. तो गांगुली कमेटी ने जो अपने को दिया है रिकमेंडेशन, वो 3 रिकमेंडेशन के तौर पे दिया है. एक तो इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल बैंक, तो गांगुली कमेटी ने बताया है कुछ रिकमेंडेशंस दिए, अगर इम्प्लीमेंटेशन बाय ऑल बैंक करना है तो ये वाला रिकमेंडेशंस आप करो.
सेकंड बताया है गांगुली कमेटी ने कि रिकमेंडेशंस एप्लीकेबल ओनली टू पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए कौन से रिकमेंडेशंस एप्लीकेबल होंगे, देन रिकमेंडेशंस एप्लीकेबल ओनली टू प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए कौन से रिकमेंडेशन होंगे। तो ये 3 पेज करेंगे तो अपना एक बेसिकली इसमें 3 क्वेश्चन भी फ्रेम करके आ सकता है, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। कैसे आएगा कि बताओ गांगुली कमेटी ने कौन से रिकमेंडेशन दिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल बैंक। फिर एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, बताओ गांगुली कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली बाय प्राइवेट सेक्टर बैंक या विच इज़ एप्लीकेबल ओनली टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। या फिर ये आ सकता है कि रिकमेंडेशन बताओ विच इज़ एप्लीकेबल ओनली टू पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, तो रिकमेंडेशंस टू प्राइवेट सेक्टर बैंक, रिकमेंडेशन टू पब्लिक सेक्टर बैंक एंड रिकमेंडेशन दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल बैंक्स। तो ये बताया अपने को गांगुली कमेटी ने। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या गांगुली कमेटी अपने को बोलना चाह रही है। तो सबसे पहले तो मैंने इसका शॉर्टकट बना लिया है, रिकमेंडेशंस विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल बैंक। तो मैंने ऐसे बना लिया है कुछ जैसा मुझे समझ में आया, दैट RRDS एंड कैट जो है वो RRDS कंपनी की है। मैंने ऐसे कुछ बना लिया है कि RRDS कैट है। तो RRDS में सबसे पहले मैंने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या है, देन डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी क्या है, सबमिशन ऑफ रूटीन इंफॉर्मेशन टू बोर्ड। ओके, कैट से आ गया अपना कमिटी ऑफ बोर्ड, ए से आ गया एजेंडा मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड टी से आ गया ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फॉर डायरेक्टर। तो बेसिकली गांगुली कमेटी बोलना चाह रही है जो RRDS कैट है, RRDS कैट जो है ये एप्लीकेबल होगा, ये रिकमेंडेशन जो है मेरा RRDS कैट ये एप्लीकेबल होगा टू ऑल द बैंक्स, दिस वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल बैंक। तो RRDS कैट जो है वो एप्लीकेबल होगा कहीं ना कहीं ऑल बैंक्स पे। ठीक है, ओके। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड। अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक श्योर दैट ये आपको एटलीस्ट थोड़ा समझ जाए चीज़ें क्या है कैसा है, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और इन ऑर्डर टू रिटेन दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2, you have to learn this, you have to at least मतलब revise this at least for like 2 to 3 या majorly 4 times, you have to at least read this as much as you can. Okay, सो नाउ वी आर डूइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड। हमने पढ़ा कि RRDS कैट जो है वो रिकमेंडेशंस दिया है गांगुली कमेटी ने विच हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल बैंक्स। अब मैं बोल रही हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड का 4 मेजर रोल है यहाँ पर। व्हेन वी टॉक अबाउट RRDS जो रिकमेंडेशंस मिले अपने को RRDS कैट, उसमें से फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड। तो यहाँ पर अपने को गांगुली कमेटी ने बताया है दैट 4 मेजर रोल होते हैं किसके, बोर्ड के, दैट ओवरसीइंग द रिस्क, मॉनिटरिंग द इंटीग्रिटी, एक्सपर्ट मैनेजमेंट एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। मतलब बोर्ड का ये 4 मेजर रोल होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम किसके हित में करना है, इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो ये तो है ही है। एक्सपर्ट मैनेजमेंट भी करना है तभी प्रॉफिट मिलेगा। मॉनिटरिंग इंटीग्रिटी, भाई तुम्हारी कंपनी इंटीग्रल तो है, इंटीग्रिटी तो कर रही है, ईमानदारी से कर रही है, या फिर वही चूना लगाने वाला काम है आपकी कंपनी का। एंड ओवरसीइंग रिस्क, तो आई यू अंडरस्टैंडिंग वन थिंग कि ये सब बाद में चीज़ें आती है कि शेयर इशू करना, ये इशू करना, वो इशू करना, वो ऑर्डिनरी कोर्स और बिजनेस में आ जाता है आपका। बट दीज मेजर रोल्स, ये हम बात करें बैंक के बारे में। Understand one thing, that this question has been framed as per the point of view of bank, understanding as per the point of view of bank. तो when we talk about बैंक का जो बोर्ड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड है या बैंक का जो बोर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देयर हैज़ टू लुक आफ्टर 4 मेजर रोल्स कि भाई शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करो, इंटीग्रिटी मॉनिटर करो, अपनी इंटीग्रिटी को इंटीग्रिटी को मॉनिटर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बैंक में आए दिन घोटाले हो रहे हैं, लाइक PNB बैंक, नीरव मोदी जैसे लोग स्कैम करके भाग जा रहे हैं। तो ये मेजर रोल हो गया ना कि इंटीग्रिटी करना है, मॉनिटर को इंटीग्रिटी रखना है बैंक में। फिर एक्सपर्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि कोई भी बैंक के पैसे डूबते जा रहे हैं, एक्सपर्ट मैनेजमेंट चाहिए। और रिस्क को ओवरसी करना आना चाहिए आपको, कि रिस्क को ओवरसी करना आना चाहिए। तो ये 4 मेजर रोल्स हो गए बोर्ड के, बैंक के बोर्ड के। ओके, ठीक है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड में एक और है एसेंशियल एरियाज बोर्ड का। ये तो 4 मेजर रोल हो गए कि भाई इंटीग्रिटी संभालो अपनी, एक्सपर्ट मैनेजमेंट देखो, फिर इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स के इसमें काम करो, ओवरसी करो रिस्क को। उसके अलावा एसेंशियल एरियाज क्या है, तो डेलीगेट कर सकता है पावर।
जो बोर्ड है, बैंक का जो बोर्ड है, वो डेलीगेशन ऑफ पावर्स का तो रखता है ना हिसाब। ये आपको कहाँ मिल जाएगा डेलीगेशन ऑफ पावर्स? ये आपको मिलेगा एनेक्जर आई बी में। वेर इज दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई एम जस्ट टेलिंग यू। एनेक्जर आई बी में पूरा दिया है कि डेलीगेट कैसे कर सकता है, मतलब डेलीगेशन ऑफ पावर्स में कौन कौन से पावर्स बोर्ड जो है वो डेलीगेट कर सकता है, विच इज़ इन ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट एंड नॉट हियर। तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स में है। स्ट्रैटेजिक प्लान करना किसका काम है भाई? अपना काम है, हम करेंगे, शेयर होल्डर्स करेंगे क्या स्ट्रैटेजिक प्लान? नहीं, बोर्ड ही करने वाला है, बोर्ड को करना है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, फाइनेंशियल एंड अदर कंट्रोल सिस्टम उसके पास होना चाहिए, एंड इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ मार्केट देखना चाहिए। सी व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक ना, व्हेन वी टॉक अबाउट बैंक के बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो 4 मेजर रोल तो हम समझ गए कि शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में काम करना है, इंटीग्रिटी रखना है, रिस्क को ओवरसी करना है, एक्सपर्ट मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एसेंशियल एरियाज हमने बताया कि बोर्ड को ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो डेलीगेशन ऑफ पावर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। बोर्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो स्ट्रैटेजिक प्लान करे, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रखे, वो इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ मार्केट के हिसाब से काम करे, फाइनेंशियल एंड अदर कंट्रोल सिस्टम संभालना उसके हाथ में। सो बेसिकली व्हेन वी सेड कि RRDS कैट जो है वो बैंक के RRDS कैट जो है, दिस इज द रिकमेंडेशन दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल द बैंक्स. This is the recommendations by Ganguly committee which has to be implemented by all the banks. So we are done with responsibility of board. We are doing what are the responsibilities of independent director and non-executive director. तो रोल ऑफ, तो इसके ये अपने मन से लिखना है, मतलब इतना बेसिक चीज़ें मैं आपको नहीं पढ़ा सकती कि ये ऐसा कुछ नहीं है। ये समझो आप गवर्नेंस का एग्जाम दे रहे हो तो ये नहीं लिखना है आपको कि आईडी ये करेगा वो करेगा ये करेगा, गवर्नेंस के हिसाब से लिखो ना। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की प्रोमिनेंट रोल निभाना है इन इंडक्टिंग एंड सस्टेनिंग प्रोएक्टिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क को ध्यान में रख के उनको अपना काम करना है। गॉन थ्रू गाइडलाइंस डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उनको गाइडलाइंस, उन्होंने अपनी गाइडलाइंस चेक किए कि भाई उनका क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। 2 हो गया अपना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईडी एंड एन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो RRDS में से RR हो गया, DS देखते क्या बोला, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। आई डोंट थिंक सो, आई हैव टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड विद दिस पॉइंट विच इज डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। किधर है? इधर है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, तो रेगुलर डिस्क्लोजर होना चाहिए। ये बैंक के बोर्ड के इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है कि बैंक के बोर्ड को ये इम्प्लीमेंट करना है। रेगुलर डिस्क्लोजर चाहिए भाई, तुम्हारे बैंक में से रोज पैसे डेबिट क्रेडिट हो रहे हैं, रेगुलर डिस्क्लोजर तो लगेगा ही लगेगा। तो एक्सपोजर्स टू रिलेटेड एंटाइटी, अब रेगुलर आप डिस्क्लोजर करोगे तो अगर कोई रिलेटेड एंटाइटीज के साथ प्यार मोहब्बत दिखा रहा है तो एक्सपोज तो होगा ना वो, अगर आप रेगुलर डिस्क्लोज करोगे तो। और कन्फर्मेटिव विद कोगो स्टैंडर्ड्स भी होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब ही यही है कि आप कंपनी को कितने अच्छे ढंग से चला रहे हो, जिसके लिए अपने को कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिया है इन फ्रॉम SS1 टू SS10। SS1 एंड SS2 मैंडेटरी है, वेयर इज बाकी सब वॉलंटरी है। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दैट व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, तो रेगुलर डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी देना है, और रेगुलर डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी करेंगे तो वो एक्सपोज करेगा रिलेटेड एंटाइटीज को एंड कन्फर्मिटी रखेगा विद कोगो। ओके, so we are done with RRD. Now we will do S, which is submission of routine information to board. Are you understanding that this is not company, this is a bank? I understand कि कंपनी, ये बैंकिंग सेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि गांगुली कमेटी ने क्या बताया था। सो वी आर हेडिंग विद सबमिशन एंड रूटीन इन्फॉर्मेशन टू बोर्ड। कहाँ पर है ये देखते हैं। सबमिशन यहाँ पर है। सबमिशन ऑफ रूटीन इन्फॉर्मेशन टू दी बोर्ड, सो रिव्यू करता है परफॉर्मेंस एरियाज पुट टू मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द बोर्ड। वही मैंने बोला आपको चीज़ें अपने मन से लिखनी है, ये पॉइंट मेजरली याद होना चाहिए। देन कैट के बारे में बोला है, कमिटी ऑफ बोर्ड क्या है, एजेंडा, मिनट्स एंड बोर्ड मीटिंग क्या है, एंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फॉर डायरेक्टर क्या है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फॉर डायरेक्टर देख लेते हैं, ये मज़ेदार है थोड़ा। भाई आप बैंक के बोर्ड हो, आप बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। आपके जो बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपके बैंक के जो डायरेक्टर्स है, बोर्ड डायरेक्टर्स है, उनको आप नेसेसरी ट्रेनिंग दो, जिससे क्या होगा, सेमिनार डिजाइंड बाय बैंक्स टू अक्वेंट देयर डायरेक्टर्स विद चैलेंजेस इन बैंकिंग सेक्टर। भाई बैंकिंग सेक्टर में जो भी चैलेंजेस आ रहा है तो उसके रिलेटेड आप सेमिनार्स रखो, ताकि आपके जो डायरेक्टर्स है उनको आइडिया हो बेसिकली कि क्या चल रहा है। RBI can offer training programs in all its training establishments. तो RBI भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रख सकता है। डायरेक्टर्स एक्सपोज टू लेटेस्ट मैनेजरियल टेक्निक्स, भाई आप सेमिनार रख रहे हो, आप ट्रेनिंग रख रहे हो, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टर एक्सपोज होगा ना कि लेटेस्ट मैनेजरियल टेक्निक्स क्या है,
लेटेस्ट कैसे चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे हैंडल करनी है, लेटेस्ट अब क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे क्या चीज़ें हैंडल करनी है, वो आना चाहिए. This was nothing but training facilities for directors. So we are done with T. Now we will do committee of board and agenda minute and board meeting. कमिटी ऑफ बोर्ड कहाँ है भैया, किधर है कमिटी ऑफ बोर्ड, इधर है, चलो आ जाओ. So now what is committees of board? Committees of board. तो are you understanding when you talk about committees of board? तो भाई रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है, शेयर होल्डर्स रिड्रेसल कमेटी होती है. अभी क्यों होती है आपको ही पता है. शेयर होल्डर रिड्रेसल कमेटी विल लुक आफ्टर द शेयर होल्डर्स रिड्रेसल मैकेनिज्म. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है वो एवरी बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड टू सेटअप रिस्क मैनेजमेंट कंपनी. मतलब व्हेन वी स्टडी रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर इन चैप्टर नंबर 12 अपना JRMC के चैप्टर नंबर 12 में जो हम पढ़ते, तो आर वी अंडरस्टैंडिंग वन थिंग फ्रॉम द गांगुली कमेटी रिकमेंडेशन दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल बैंक, दैट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी है दैट हैज़ टू बी फ्रेम्ड बाय ऑल द बैंक्स, दैट हैज़ टू बी फ्रेम्ड बाय ऑल द बैंक्स. अंडरस्टैंडिंग? ओके. फिर एक सुपरवाइजरी कमेटी भी होती है जो रिव्यू करती है एडिक्वेसी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को. ठीक है, तो अपना सी भी हो गया. अब बाकी है ए विच इज़ एजेंडा मिनट, यहाँ पर है. ओके, सो एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग. भाई आपके बैंक की जो बोर्ड मीटिंग है उसका जो भी एजेंडा है, जो भी उसका मिनट्स है, तो वो आप रेडी करो और डायरेक्टर्स को तो विद इन 48 आवर्स. ड्राफ्ट मिनट जो भी आप रेडी कर रहे हो वो डायरेक्टर्स को आपको फॉरवर्ड करना है विद इन 48 आवर्स. विद इन 48 आवर्स. देन बोर्ड शुड रिव्यू स्टेटस ऑफ एक्शन टेकन ऑन पॉइंट्स अराइजिंग फ्रॉम अर्लियर मीटिंग. तो बेसिकली अर्लियर जो भी मीटिंग हुई उसमें जो भी हमने डिस्कशन करने के बाद जो भी बुलेट्स निकल के आए कि हाँ ये चीज़ें हैं वो करनी है, तो बोर्ड शुड रिव्यू स्टेटस ऑफ एक्शन. मतलब कि हमने ये बोला था कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. बोर्ड रिव्यू करेगा कि वो सारी चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है, अराइजिंग फ्रॉम दी अर्लियर मीटिंग में जो डिस्कशन किया था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि गांगुली कमेटी का क्या रिकमेंडेशंस है, which may be again this is not compulsory, which may be implemented by all the banks. तो गांगुली कमेटी का जो रिकमेंडेशन है which has to be implemented, has to be नहीं, may be implemented by all the banks. This is RRDS CAT है, ये याद करके चलना है. which is responsibility of board, responsibility of non-executive director and independent director, disclosure and transparency, submission of routine information to board, committee of board, agenda minutes of and board meeting, and training facilities for director. So just in case if somebody wish to take a screenshot of this. All right. So now we are studying recommendations applicable only to public sector banks. Now what we are studying? We are studying Ganguly Committee ka. Ganguly Committee's recommendation which is applicable only to public sector bank. So can we say that गांगुली कमेटी ने अब ये जो रिकमेंडेशन दी है ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए दी है? ठीक है, वी कैन से दैट. सबसे पहले आ जाओ, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में भरपूर चीज़ें बताई है. ठीक है, अपना ही काम है, अपने को ही देखना है. तो गांगुली कमेटी ने बताया है कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है यहाँ पर. सबसे पहले बोला है दैट कंपनी सेक्रेटरी हैज CS इंपॉर्टेंट फिड्यूशरी एंड कंपनी लॉ रिस्पॉन्सिबिलिटीज. हमको पता है भाई हमारे ऊपर कंपनी लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वाह, बताने के लिए थैंक यू वेरी मच. CS is a nodal point for board to get feedback on status of compliance. बेसिकली ये नोडल पॉइंट का मतलब क्या है, बीच की है CS. मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएगा, CS से देखो ये कंप्लायंस हो रहा है क्या, तो CS इज समवन हु हैज़ टू एंश्योर दैट कि भाई ये कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको बताना है. वो नोडल पॉइंट पे आ जाती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पूछा तो शी हैज़ टू मेक दी पर्टिकुलर थिंग, जो भी चीज़ें हैं, कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, लिस्ट ऑफ एवरीथिंग. सो CS इज़ अ नोडल पॉइंट फॉर बोर्ड टू गेट फीडबैक ऑन स्टेटस ऑफ कंप्लायंस कि भाई जो एक्शन लिया था हमने लास्ट टाइम उसमें कंप्लायंस हो रहा है या नहीं हो रहा है. इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म्ड बाय CS हमको पता है इन फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक्स. तो व्हेन वी टॉक अबाउट की फंक्शनिंग ऑफ बोर्ड ऑफ बैंक, तो आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट कि व्हेन वी टॉक अबाउट फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स, मतलब जो बोर्ड ऑफ बैंक होती है वहाँ पर भी एक CS होती है. डिड वी अंडरस्टैंड वन थिंग बाय दिस? बैंक अपॉइंट करता है क्वालिफाइड सेक्रेटरी को, कंपनी सेक्रेटरी को, एज सेक्रेटरी टू द बोर्ड एंड कंप्लायंस ऑफिसर, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद वेरियस रेगुलेटर रिक्वायरमेंट. ठीक है भाई, ये काम तो हमको सिर्फ बैंक नहीं सभी लोग करवाते हैं हमसे कि हमको अपॉइंट करते हैं और सेक्रेटरी टू द बोर्ड तो हम बनते ही हैं और कंप्लायंस ऑफिसर भी हम होते ही हैं. तो ये चीज़ें थी, दैट्स इट.
फिर है इंफॉर्मेशन फ्लो, मेजर्स टू प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में गांगुली कमेटी ने बोला है दैट समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशंस बाय डायरेक्टर सबमिटेड इन नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। मतलब ये कि जो बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको ये काम करना है, जो भी की ऑब्जर्वेशंस थे डायरेक्टर्स के, दैट हैज़ टू बी सबमिटेड इन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग। ओके, more detailed recording of proceedings clearly brings out observation and dissents। अब ये क्या है, ये क्या बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है मेजर टू प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये हम बात कर रहे हैं, गांगुली कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है, किसके बारे में रिकमेंडेशन दी है, पब्लिक सेक्टर बैंक को रिकमेंडेशन दी है। पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे बैंक्स होते हैं जो बेसिकली कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक से। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशंस ऑफ डायरेक्टर्स, जो डायरेक्टर्स ने की, जो डायरेक्टर्स के ऑब्जर्वेशन थे वो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में आपको बताना है, सबमिट करना है, और डिटेल रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स आपको ब्रिंग आउट करना है कि ऑब्जर्वेशंस क्या थे और कितने लोगों ने उसको डिसेंड किया था। सो दिस वॉज नथिंग बट वॉट, आई होप इट्स visible. Recommendations applicable only to public sector banks. If somebody wants to take a screenshot of this, can take. So now we are heading towards recommendations applicable only to private sector bank. Now गांगुली कमेटी ने क्या बताया है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं, गांगुली कमेटी। तो गांगुली कमेटी ने क्या बताया किसके बारे में, रिकमेंडेशंस एप्लीकेबल ओनली टू प्राइवेट सेक्टर बैंक। अभी तक गांगुली कमेटी ने बताया हमको कि भाई पूरे बैंक को क्या फॉलो करना है, पब्लिक सेक्टर बैंक को क्या फॉलो करना है। अब आ गए प्राइवेट सेक्टर बैंक पे। प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए गांगुली कमेटी ने क्या बताया, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले गांगुली कमेटी ने बताया दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस फिट एंड प्रॉपर नॉर्म्स ऑफ नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर। मतलब आप जो अपने बोर्ड में, आप प्राइवेट कंपनी के लिए बताया कि आप भाई अपने बोर्ड में जो डायरेक्टर्स ला रहे हो उनके लिए फिट एंड क्राइटेरिया क्या है, मैं बताता हूँ, सुन लो। तो बोर्ड वाइल नॉमिनेटिंग गाइडेड बाय सर्टेन ब्रॉड फिट एंड प्रॉपर नॉर्म्स, कि भाई देख उसका फॉर्मल क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इंटीग्रिटी के मामले में कितना सही है बंदा। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पर क्या दिया है, वापस से पढ़ लो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये प्राइवेट कंपनी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी के बारे में बात हो रही है, बात कौन कर रहा है, गांगुली कमेटी बात कर रही है। गांगुली कमेटी बोल रही है दैट की बोर्ड वाइल नॉमिनेटिंग गाइडेड बाय सर्टेन ब्रॉड फिट एंड प्रॉपर नॉर्म्स, कि भाई फॉर्मल क्वालिफिकेशन चेक कर लो जिसको आप अपॉइंट कर रहे हो, एक्सपीरियंस देख लो, ट्रैक रिकॉर्ड कर लो चेक, और इंटीग्रिटी चेक करो। ये तो नॉर्मली हर एक कंपनी ही करती है, कोई भी हो, लेकिन बैंक को भी ये करना ही, ऐसा गांगुली कमेटी ने बोला है। फिट नहीं है तो फिर आपको देखो आप फिट है या नहीं है वो चेक करो। फिर यहाँ पर बोला है फॉर असेसिंग इंटीग्रिटी एंड सस्टेनेबिलिटी फॉलोइंग फीचर्स शुड बी कंसीडर्ड। मतलब आप सिर्फ ये मत देखो कि फॉर्मल क्वालिफिकेशन इंटीग्रिटी के साथ आप ये देखो उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स ना हो, उसका फाइनेंशियल पोजीशन चेक करो, सिविल एक्शन चेक करो, एक्सपल्शन फ्रॉम प्रोफेशनल बॉडीज़ तो नहीं किया, उसको निकाल तो नहीं दिया प्रोफेशनल बॉडीज से, ऐसा है तो वो चेक करो। प्रीवियस क्वेश्चनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या था, पहले क्या कर रहा था वो चेक करो। तो सबसे पहले बोला कि फ़िट होना चाहिए, मतलब फॉर्मल क्वालिफिकेशन। ये फिट नहीं है तो देखो, फिट नहीं है तो फिर उसको नहीं लेंगे, तो फिट नहीं हो तो क्या, तो ये सारे आ गए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। गांगुली कमेटी ने, यहाँ पर आ गया, गांगुली कमेटी ने प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले कहा है दैट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस फिट एंड प्रॉपर नॉर्म्स के बारे में कहा है फॉर नॉमिनेशंस ऑफ डायरेक्टर। उसमें नॉमिनेशंस ऑफ में 3 पॉइंट बताए, 1 2 3 4 पॉइंट्स बताए, जहाँ पे हमने 2 कर लिया कि भाई फॉर्मल क्वालिफिकेशन ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह अच्छा होना चाहिए, फिर ये सब नहीं होना चाहिए, फिट हो तो ऐसे हो, नहीं हो तो ऐसे नहीं हो, ठीक है। फिर बताया है दैट इवॉल्व अप्रोप्रिएट सिस्टम फॉर इंश्योरिंग फिट एंड प्रॉपर नॉर्म्स। मतलब अप्रोप्रिएट सिस्टम रख लो ये चेक करने के लिए, मे इंक्लूड कॉलिंग इन्फॉर्मेशन बाय वे ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स ऑन द मार्केट। अब ये मुझे बताओ कि आपको ये सब चेक करना है तो इसके लिए आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क तो लगेगा, आपको एक अप्रोप्रिएट सिस्टम तो लगेगा ये सब चेक करने के लिए, कि हवे में तीर मारना है, लगेगा ना। तो सेल्फ डिक्लेरेशन या तो मांग लो बंदे से कि ऐसा कुछ नहीं है, या तो मार्केट में उसके बारे में रिसर्च कर लो, वेरीफाई करवा लो, पहले जहाँ काम करता वहाँ से वेरिफिकेशन करवा लो। फिर है क्राइटेरिया में बी फॉलोड फॉर नॉमिनेटिंग इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऑन प्राइवेट बैंक। अब आपको अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए क्राइटेरिया कुछ देखना है नॉमिनेशंस के लिए, तो आप क्या देखोगे कि नॉर्मली शुड बी अ ग्रेजुएट, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो बंदा बिटवीन 35 एंड 65 ईयर्स। मतलब अगर आप बैंक में, अगर आपको चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है आपको,
तो गांगुली कमेटी का बोलने का मतलब है कि 35 से 65 साल के बंदे को ही आप रखो, क्योंकि 25 साल के बच्चे ज़्यादा मेच्योर नहीं होते हैं। बैंक जो होता है एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है, तो आप 35 से 65 साल के लोगों को ही आप रख सकते हो। नॉट बी मेंबर, भाई अगर आप बैंक में पार्लियामेंट के लोग गुजार दोगे, लेगिस्लेचर, स्टेट लेगिस्लेटिव असेंबली या फिर लेगिस्लेटिव काउंसिल के लोग घुसा दोगे, तो हम कहीं ना कहीं बोल देंगे कि भाई तुम आप फंड कर रहे हो, फिर किसको आप फंड कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी को फंड करोगे फिर ड्यूरिंग योर वोटिंग्स एंड ऑल। तो आप वो सारे मेंबर्स मत रखो, मतलब या तो नॉर्मली ग्रेजुएट हो ऐसा मेंबर रखो, एज इतनी होनी चाहिए, एंड फिर बोला है नॉट मेंबर नहीं होना चाहिए